वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जिसमें अपन बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज के इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके थ्योरी बेस पे आधारित होते हैं। जो भी आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को अपन शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन दे रखा है इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, +2 आवेश पर नाभिकीय बल आपको दे रखा है, यानी +2 चार्ज दे रखा है, इस पर आपको नाभिकीय बल दे रखा है F। आपको बताना कि +8 चार्ज पर जो नाभिकीय आवेश पर जो बल होगा वो कितना होगा। 2F होगा, F/2 होगा, अपरिवर्तित होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। नन ऑफ दीज की जगह आप लिख लीजिए 4F होगा। तो आपको बताना है कि +2 आवेश पर यदि फोर्स F है तो +8 आवेश पर क्या होगा। तो फोर्स का मान +8 आवेश पर क्या होगा, F ही होगा। क्यों? क्योंकि जो नाभिकीय बल होता है वो आवेश पर डिपेंड नहीं होता है। तो नाभिकीय बल आवेश पर डिपेंड नहीं होता है, इसके कारण चाहे +2 आवेश लो चाहे +8 आवेश लो, नाभिकीय बल का मान क्या होता है, समान होता है। तो इसके कारण जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। +Q आवेश को एक वृत्त के केंद्र पर रखा जाता है। +Q आवेश को क्या करा जाता है, एक वृत्त के केंद्र पर रखा जाता है। Q आवेश को वृत्त की परिधि पर बिंदु B से C तक ले जाने में, जैसे आपको बिंदु दे रखा है, यहाँ पर B दे रखा है, यहाँ पर C दे रखा है। +Q आवेश आपके केंद्र पर है। यदि Q आवेश को बिंदु B से C पर ले जाया जाता है तो ले जाने में किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा। तो जो बिंदु B से C पर लेके जाएंगे तो ये आपका वर्ताकार दे रखा है। वर्ताकार में यदि आपका क्या दे रखा है, केंद्र पर प्लस चार्ज दे रखा है, तो इससे जो उत्पन्न आपका पृष्ठ होता है वो कौन सा पृष्ठ उत्पन्न होता है, समविभव पृष्ठ उत्पन्न होता है। और समविभव की जहाँ पर भी बात की जाती है वहाँ पर जो चार्ज होता है, वहाँ पर जो वर्क होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो B से C तक जाने में किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा, 0 होगा। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि दो आवेशों के मध्य की दूरी कितनी कर दी जाती है, 3 सेमी कर दी जाती है। आपको आवेश दे रखा है, Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, इनके मध्य की दूरी रखी जाती है 3 सेमी। इन पर जो आवेशित यानी इन पर जो वोल्टेज है, यानी इन पर जो आरोपित विभव का मान है V, वो कितना है, 3 वोल्ट है। तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का वो क्या होता है, V अपॉन में क्या होता है, D होता है। V का मतलब क्या होता है, आरोपित वोल्टेज होता है। D का मतलब क्या होता है, दो आवेशों के मध्य की जो दूरी होती है वो होती है। यहाँ पर दूरी आपको सेमी में दे रखी है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो नीचे क्या कर देंगे, 100 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब वोल्टेज की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, यहाँ पे पुट करेंगे और इसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो V इज इक्वल टू अपने को E इज इक्वल टू बताना है। V की वैल्यू अपने को दे रखी है 3 वोल्ट। नीचे क्या हो जाएगा, सेमी में दे रखा था, मीटर में चेंज करेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन। ऐसे आपसे इसका मात्रक भी पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। यहाँ से आप वीमा भी निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपको TRQ दे रखा है। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि जो बादल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। इनमें घर्षण कैसे होता है, रगड़ने से होता है। घर्षण होने से ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जो बादल होते हैं वो आपस में आवेशित हो जाते हैं। यहाँ से आपके डेफिनेशन का क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। धातु के गोले A व B जिनमें A की त्रिज्या B की तुलना में अधिक है, यानी आपको दे रखा है कि जो A गोला दे रखा है, यानी आपको A गोला दे रखा है, यहाँ पे आपको B गोला दे रखा है। अब देखिए A गोले की त्रिज्या क्या है, अधिक है, B गोले की त्रिज्या क्या है, कम है। इसे R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, या फिर इसे क्या मान लेते हैं, इसे A मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या A दे रखी है, इसकी त्रिज्या B दे रखी है, या फिर इसकी त्रिज्या R1 या फिर इसकी त्रिज्या R2 दे रखी है। आपको दो गोले दे रखे हैं। जो A गोला है इसकी त्रिज्या क्या है, अधिक है, B गोले की त्रिज्या कम है। तो आपको बताना है कि इसको आवेश दिया जाता है तो अधिक आवेश कौन से गोले का होगा, A गोले का, B गोले का, ऐसे आपको बताना है। जब भी आपको ऐसे बोला जाता है
कि आपको दो गोले दे रखे हैं, जैसे आपको ए गोला दे रखा है और यहाँ पे आपको बी गोला दे रखा है। इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, समायोजन कर दिया जाता है, पतले तार से जोड़ दिया जाता है। जब भी किसी तार से जोड़ा जाता है तो तार के जोड़ने पर दोनों जो आवेशित गोले होते हैं इनका जो विभव होता है, वोल्टेज होती है, वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो विभव का मान समान हो जाता है। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में R होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पे रेडियस आप मान लो ए गोले की आपको ए दे रखी है, बी गोले की आपको बी दे रखी है। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर आप मान लो VA इज इक्वल टू VB हो जाएगा। VA को अपन मान लेते हैं के क्यू अपॉन में A मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं, यहाँ से इसको अपन लिख देते हैं Q1 लिख देते हैं। VB को लिख देंगे के Q2 अपॉन में B लिख देंगे। के से के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से Q1 अपॉन में Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, A अपॉन में B आएगी। तो देखिए Q1 जो आपको ए गोले का आवेश दे रखा है वो समानुपाती है ए गोले की त्रिज्या के, और जो बी गोले का आवेश दे रखा है Q2 वो समानुपाती या फिर इक्वल है बी गोले की त्रिज्या के। तो आपको पता होना चाहिए ए गोले की त्रिज्या क्या है, अधिकतम है। तो ए गोले की त्रिज्या अधिकतम है, तो इसके कारण जो ए गोले पर जो आवेश होगा वो भी क्या होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि इस रिलेशन से निकला है Q1 इज इक्वल टू ए और Q2 इज इक्वल टू क्या है, बी निकला है। तो यहाँ से ए गोले की जो त्रिज्या होगी वो अधिकतम होगी, और इसके पृष्ठ पर आवेश का मान भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्यों आवेश से आवेशित आर अर्धव्यासी वाली 8 बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई गई है। यानी आपको छोटी बूंदें दे रखी है, कितनी, 8 बूंदें दे रखी है, इनको मिलाकर एक बड़ी बूंद या फिर बूंदा बनाया जाता है। तो बड़ी बूंद के विभव तथा छोटी बूंद के विभव का अनुपात क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बड़ी बूंद का विभव इज इक्वल टू क्या होता है, n की पावर 2/3 v होता है। जो आपका ये कैपिटल V दे रखा है ये बड़ी बूंद का विभव है, जो आपका स्मॉल v दे रखा है ये छोटी बूंद का विभव है, और मल्टीप्लाई में दे रखा है n की पावर 2/3। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n दे रखा है, n की वैल्यू आपको दे रखी है 8 बूंदे, तो 8 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई v हो जाएगा। v आपकी बड़ी बूंद का विभव है, जिसे आप v डैश से शो कर लो। तो v डैश अपॉन में v इज इक्वल टू हो जाएगा 8 की पावर 2/3 का मतलब क्या होता है, 4 होता है, 4 अपॉन में 1। तो बड़ी बूंद का विभव और छोटी बूंद के विभव का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 4:1 होगा। राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, n संधारित्र को समांतर क्रम व श्रेणी क्रम में लगाया गया है। जैसे कभी भी आपको बोला जाता है, सबसे पहले संधारित्र को यदि समांतर क्रम में आपके संधारित्र लगाए जाते हैं तो समांतर क्रम में उनकी जो क्या होती है, तुल्य धारिता होती है CP। P का मतलब क्या होता है, पैरेलल होता है। तुल्य धारिता समांतर क्रम में क्या होती है, C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे चलती जाती है, प्रतिरोध की उल्टी होती है। यदि अपन क्या मानते हैं, इनको n मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम के लिए। अब इसी प्रकार से सीरीज में क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 चलता जाता है। तो यदि अपन C को क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, C को n मान लेते हैं। कैसे, मैं बता देता हूँ। यह आपका 1/CS इज इक्वल टू क्या होता है, 1/C1 प्लस का 1/C2 ऐसे चलता जाता है। यदि अपन क्या मान लेते हैं, 1/ आपको दे रखा है, यहाँ से C दे रखा है, तो इसको यहाँ से क्या मान लेते हैं, जो सीरीज का फॉर्मूला होता है CS वो क्या होता है, C/n होता है। ये कैसे निकलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। CS यहाँ से चला जाएगा, या फिर आप देख सकते हो CS का दो संधारित्र के लिए क्या होता है, C1 मल्टीप्लाई C2 अपॉन में C1 प्लस का C2। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, जब भी आपको n संधारित्र दे रखे हो तो पैरेलल के लिए जो तुल्य धारिता होगी वो क्या होगी, NC होगी, और सीरीज के लिए जो तुल्य धारिता होगी वो क्या होगी, C/n होगी। इसे आपको नोट कर लेना है। जितने आपको संधारित्र दे रखे हैं, जितनी धारिता दे रखी है उसमें संधारित्र की जो वैल्यूज है, यानी जितने संधारित्र दे रखे हैं, नंबर ऑफ संधारित्र, इनकी संख्या का आपको डिवाइड करना है। तो CP/में CS निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, NC तो दे रखा है, नीचे आपका C, ऊपर आपका n चला जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा। तो CP/में CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका n² हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आपको नोट कर लेना है, CP/में CS। अब आपको दे रखा है कि पैरेलल में समांतर क्रम की जो तुल्य धारिता है ये आपको दे रखी है 12 फेरेड दे रखी है, और नीचे आपको CS की वैल्यू यानी श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता दे रखी है 3 फेरेड। 3 चौक क्या होता है आपका 12 होता है, 12 होता है।
4 इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट कर देंगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इनमें कितने संधारित्र जोड़े जा सकते हैं, इनमें 2 संधारित्र जोड़े जा सकते हैं। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है, टिन लेड, टंगस्टन, तांबा या फिर नन ऑफ दिस। तो किसका बना होता है, टिन लेड का बना होता है। अब आपका क्वेश्चन आता है जो IRMS होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, I0 अपॉन में √2 होती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से इजी सा आता है, कैसे आता है मैं बता देता हूँ। आपका क्वेश्चन आता है IRMS अपॉन में I0 का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में √2 के इक्वल होता है। अब आपसे पूछा जाता है I0 अपॉन में IRMS का रेशियो कितना होता है, √2 अपॉन में 1 होता है। इसी प्रकार से VRMS अपॉन में V0 का जो रेशियो होता है वो भी ऐसे होता है 1 अपॉन में √2। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, एक आपकी अनुनादी आवृत्ति होती है जिसे रेजोनेंशियल फ्रिक्वेंसी बोला जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 1/2 पाई √LC होती है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। एक आपके प्रेरकत्व के कारण जो संचित ऊर्जा होती है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 LI² होता है प्रेरकत्व के कारण संचित ऊर्जा। संधारित्र के कारण संचित ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। कभी भी दोनों आपको फॉर्मूले दे रखे हो और आपसे पूछा जाए कि इनका जो यूनिट होगा, इनका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, तो इनका मात्रक कभी भी आपको एनर्जी का मात्रक पूछा जाता है तो एनर्जी का मात्रक जूल होता है, चाहे वो आपकी एनर्जी कोई सी भी हो, चाहे प्रेरकत्व के द्वारा हो चाहे संधारित्र के द्वारा हो। अगले क्वेश्चन को देखिए, धारामापी का एमीटर में रूपांतरण करने पर शंट प्रतिरोध का मान कितना होता है। यह आपके एग्जाम में आया हुआ है, PYQ क्वेश्चन है। तो शंट प्रतिरोध को एस से शो किया जाता है, इसकी वैल्यू होती है IG मल्टीप्लाई कैपिटल G अपॉन में I माइनस के IG होती है। तो ये आपके शंट प्रतिरोध का मान होता है कब, धारामापी को जब एमीटर में बदला जाता है, एमीटर में रूपांतरित किया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब आपको इसका डायग्राम भी मैं बता देता हूँ, इसका डायग्राम कैसे बनता है। इसका डायग्राम ऐसे आता है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है, यहाँ से धारा जाती है और यहाँ से जाती है, यहाँ पे आपका शंट प्रतिरोध जोड़ा जाता है S, जिसका विभव होता है VS, गैल्वेनोमीटर का विभव होता है VG। यहाँ से धारा I आती है, धारा I अंदर की तरफ जाती है, गैल्वेनोमीटर से गुजरती है IG, और यहाँ से जो बचकर धारा जाती है वो क्या जाती है, I माइनस के IG जाती है, इधर आपकी धारा चली जाती है। तो ये आपका क्या होता है, धारामापी का एमीटर में रूपांतरण होता है। तो इसका जो शंट प्रतिरोध का मान होता है उसके फॉर्मूले से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, परिनालिका के अंदर क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होती है, चुंबकीय क्षेत्र की। इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, इसमें प्रवाही धारा के अनुक्रमानुपाती, प्रवाही धारा के व्युत्क्रमानुपाती। तो फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र का B बराबर μ0 NI होता है। तो जो B होता है वो समानुपाती किसके होता है, I के होता है। अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती दोनों समान चीज़ें होती है, नोट कर लीजिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगुली जो होती है वो क्या बताती है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का जो नियम होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है, इसमें एक अंगूठा होता है और एक आपकी तर्जनी होती है और एक आपकी मध्यमा होती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार बताना है कि जो तर्जनी अंगुली होती है वो, तो जो तर्जनी होती है वो किसे डिनोट करती है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले बल की जो दिशा होती है वो कौन डिनोट करता है, अंगूठा डिनोट करता है। इसमें अंगूठा बल की दिशा को डिनोट करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तर्जनी अंगुली डिनोट करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से B ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख के अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी आवेशित कण की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वर्तीय गति हो रही है तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो किसके समानुपाती होती है। एक समान वर्तीय गति होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें एक आपका लोरेंज बल होता है FL, इसका फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर लंबवत गति हो रही है तो लंबवत गति में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो अपन QVB लिख देते हैं। और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल काम में आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक समान वर्तीय गति होती है उसमें केंद्र की तरफ एक बल लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है जिससे FC से शो किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। यदि दोनों को अपन क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, mv²/r, एक v से एक v कैंसिल हो जाता है, r की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, mv/QB निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, mv/QB।
तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू बी। वर्तीय पथ में वक्रता त्रिज्या किसके समानुपाती होती है? R समानुपाती होगा कण के आवेश के, कण के संवेग पर, कण की ऊर्जा पर, या फिर नन ऑफ दिस। तो एम वी जो होता है इसे मोमेंटम बोला जाता है, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी होता है। तो जो आर होगा वो किसके समानुपाती होगा? मोमेंटम के समानुपाती होगा। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चुंबकीय प्रेरण एक प्रकार की कैसी राशि है? अदिश राशि, सदिश राशि, दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये एक प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी है, बी वेक्टर होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आयरन, कोबाल्ट, निकल आदि प्रकार के कैसे पदार्थ होते हैं? तो ये एक प्रकार के लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ट्रिक क्या होती है? फिकर कोनी, ऐसी आपकी ट्रिक से इसको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लेंज का नियम किसके कंजर्वेशन पर आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पर लेंज का नियम क्या करता है? आधारित रहता है। लेंज का नियम किसकी पालना करता है? यानी इसके कारण यदि कोई धारा उत्पन्न होती है तो ये धारा के उत्पन्न होने का ही विरोध करता है। जिसके कारण धारा उत्पन्न हुई है उन्हीं कारणों का विरोध किया जाना ही लेंज का नियम कहलाता है। अगले क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो E इज इक्वल टू विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है माइनस का डी फाई अपॉन में डी टी होता है। E विद्युत वाहक बल होता है, डी फाई फ्लक्स में परिवर्तन, डी टी टाइम में परिवर्तन, और एन आपको दे रखा है जो आपके एन यानी कितने प्रकार की कुंडलियाँ है। तो इसमें विद्युत वाहक जो बल होगा वो फ्लक्स में परिवर्तन पर डिपेंड करता है, समय पर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों चीज़ें आपको दे रखी है। लेकिन परिपथ के जो रेजिस्टेंस दे रखा है, प्रतिरोध, इस पर डिपेंड नहीं होता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित आवेश किस पर निर्भर नहीं करता है? अब अपन जानते हैं कि आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर आई टी होता है। I बराबर अपन जानते हैं कि V अपॉन में R होता है। V आपका क्या दे रखा है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का अभी फॉर्मूला अपन ने पीछे दे रखा है, पीछे देखा है एन डी फाई अपॉन में डी टी, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? T अपॉन में R हो जाएगा। ये T दे रखा है और dt दे रखा है, दोनों कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इसमें परिवर्तन की दर dt में परिवर्तन की दर T के बराबर होती है, या फिर अपन d अपॉन में d कर सकते हैं यहाँ पे। तो T से T क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? एन डी फाई अपॉन में क्या बचेगा? R बचेगा, या फिर आप dr बोल सकते हो। तो आवेश निर्भर किस पर करेगा? तो आवेश निर्भर किस पर करेगा? फ्लक्स में परिवर्तन पर करेगा, परिपथ के प्रतिरोध पर करेगा, लेकिन समय पर नहीं करेगा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है? तो समतल दर्पण होता है, उसकी जो ओल इमेज होती है वो क्या होती है? वर्चुअल होती है, आभासी होती है। उत्तल दर्पण में भी वर्चुअल इमेज होती है, अवतल दर्पण में भी वर्चुअल इमेज होती है, आभासी इमेज होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। जो आपको तीनों दर्पण दे रखे, ये तीनों दर्पण क्या करते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक प्रकाश वायु से पानी में जाता है तो उसमें जो अपरिवर्तित जो राशि होती है, नो चेंज जो क्वांटिटी होती है, वो कौन सी होती है? वेलोसिटी होती है, एम्पलीट्यूड होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दे रखा है आज की क्लास का। 10⁻⁻10 आपको क्या दे रखी है? वेवलेंथ दे रखी है, जिसे लैम्डा से शो किया जाता है। तो फोटोन की जो संवेग होगा, फोटोन का जो संवेग मोमेंटम p की वैल्यू कितनी होगी? तो p इज इक्वल टू क्या होता है? h अपॉन में लैम्डा फॉर्मूला होता है। h क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 होती है। नीचे आपका लैम्डा दे रखा है 10⁻10, कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻24, और मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए, तुरंत क्लास को शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर ही होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस की क्लास लाने के लिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार और सपोर्ट दिखाइए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है।
फिजिक्स की क्लासेस के साथ साथ आपको जीके जीएस की क्लासेस भी लेनी है। जीके से भी क्वेश्चन काफ़ी एनडीए में पूछे जाते हैं, तो जीके की क्लासेस भी आपको अटेंड करना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।